ईरान 2023 तक दुनिया भर में सबसे ज्यादा सैंक्शंस झेलने वाले देश में टॉप पर था। जग जाहिर है कि जैसी दुश्मनी वो अमेरिका के साथ पालकर बैठा है, ये तो उसके साथ होना ही था। इसके बाद इस लिस्ट में जिसका नंबर आता था वो थे सीरिया और नॉर्थ कोरिया। ये देश भी अपनी हरकतों की वजह से किसी से कम नहीं है। लेकिन हैरानी तो तब हुई भैया जब इस लिस्ट में फरवरी 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सभी स्टैट्स को पलट कर रख दिया। नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन देशों ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया कि सारी दुनिया इनको शाबाशी देने लगी और इन पर लगे सैंक्शंस को हटा लिया गया, बल्कि कोई और देश ऐसा है जिसने सैंक्शंस के मामले में इनको भी पीछे छोड़ दिया है। 24 फरवरी 2022 को भला कौन भूल सकता है, जहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया और इसके बाद रशिया पर एक के बाद एक धड़ाधड़ सैंक्शंस की बारिश होने लगी। और बस फिर क्या था, सैंक्शंस की इस रेस में इन देशों को कड़ी टक्कर रूस ने देना शुरू कर दिया। हाल ही में कुछ ये हुआ था कि रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर अलग अलग कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन ने 14,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 14,000 सैंक्शंस। अब देखिए भाई, इन स्टैट्स को देखकर लगता है कि पुतिन को अपने स्कूल टाइम में मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ही पसंद था, क्योंकि ये बढ़ते हुए सैंक्शंस उन्हें डरा नहीं रहे बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहे हैं और इसलिए वो अपने ऊपर लगे हुए इन सैंक्शंस का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। और आज दुनिया के सामने रूस एज अ मोस्ट सैंक्शन कंट्री के एग्जाम्पल की तरह सेट हो चुका है। हालांकि ये सैंक्शंस दूसरे देशों जैसे कि ईरान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया से काफी अलग है। जहां रूस पर एक के बाद एक कई सैंक्शंस लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रूस की ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिस पर आज तक कोई देश सैंक्शन नहीं लगा पाया। और आज हम इस वीडियो में आपको रूस की उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो भैया जिस पर कोई भी बैन लगा नहीं पाया, और पुतिन की ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा आखिर क्या खास करती है जो आज तक इस पर बैन लगाने के डर से कोई देश आगे नहीं आया। और आखिर ऐसा क्या है इस कंपनी में जो इसे सारी दुनिया इसे पुतिन्स गोल्डन बेबी के नाम से जानती है। दरअसल 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो रूस के इस अटैक से यूक्रेन की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। और सिर्फ यूक्रेन की ही नहीं बल्कि इस अटैक से खुद रूस की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले थे। और ये बात की खबर शायद खुद पुतिन को भी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है वैसे वैसे इस वॉर का इफेक्ट दोनों देशों पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुतिन क्या चाहते हैं ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है। 1 जनवरी 2024 को इस वॉर को तकरीबन 680 दिन हो जाएंगे। एक तरफ जहां रूस की इकोनॉमी तेजी से श्रिंक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस पर एक के बाद एक भैया इतने सैंक्शंस लग चुके हैं कि शायद जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त भी रूस पर कोई ना कोई सैंक्शन तो जरूर लग रहा होगा। अब ये तो बस रूस के लिए अभी मानो शुरुआत थी, जब क्योंकि वॉर शुरू होने के बाद एक के बाद एक वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। ऑयल से लेकर रशियन कंपनीज में दुनिया भर में लगे पैसे को तेजी से विड्रॉ किया जाने लगा, लेकिन रशियन न्यूक्लियर सेक्टर को कोई भी देश हाथ तक नहीं लगा पाया। हम बात कर रहे हैं रूस के पावर हाउस कहे जाने वाले रोसतम की। नाउ व्हाट इज रोसतम? देखिए, रोसतम रूस का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है जिसे पूरी तरह रूस की गवर्नमेंट हैंडल करती है और रशियन गवर्नमेंट मतलब पुतिन। ये इंडस्ट्रियल ग्रुप रूस के लिए पावर हाउस की तरह आज भी खड़ा हुआ है। अब आपके मन में भी सवाल यही उठ रहा होगा कि भैया भला हजारों सैंक्शन लेने के बाद ये कैसे बच गया? तो आपको बता दें कि रूस के इस इंडस्ट्रियल ग्रुप के सैंक्शन को लेकर यूक्रेन ने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन वो आज तक ऐसा करने में फेल ही रहा है। पुतिन का गोल्डन बेबी कहे जाने वाली इस रोसतम की इंपॉर्टेंस क्या है और ये करती क्या है? नाउ जर्नी ऑफ रोसतम। देखिए, पुतिन कितने एम्बिशियस हैं ये बात तो हम सब जानते हैं, साथ ही उनकी इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का डंका पूरे विश्व में बजता है। पुतिन कितने फ्यूचरिस्टिक हैं आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि 2006 में उन्होंने न्यूक्लियर सेक्टर पर काम करने के लिए स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क के लिए एक लॉ पास किया और 2007 आते आते उन्होंने इस पर तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया। और व्लादिमीर पुतिन ने फेडरल असेंबली द्वारा अपनाए गए एक कानून पर साइन किए जिसके तहत फेडरल एनर्जी एटॉमिक एजेंसी को खत्म कर दिया गया था और इसकी पावर और एसेट्स को एक नई एजेंसी में ट्रांसफर किया गया जिसका नाम रखा गया रोसटम, जिसका पूरा नाम है रोसटम स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। रोसटम को आज पुतिन के गोल्डन बेबी के नाम से जानते हैं और इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे रोसटम को एज अ स्टेट कॉर्पोरेशन इंट्रोड्यूस करना, और पुतिन रोसटम को लेकर इतना ज्यादा सीरियस थे कि उन्होंने खुद इसमें सभी काम करने वालों की अपॉइंटमेंट की है।
और अब एक बार फिर रूस पुतिन की लीडरशिप में रोसटम के साथ न्यूक्लियर एनर्जी में लीड करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। और आज हाल ये है कि रोसटम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में दुनिया का लीडिंग इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है। आपको एक फैक्ट जानकर हैरानी होगी कि 2022 तक दुनिया के 53 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स रोसटम के साथ मिलकर काम कर रही हैं। सीधे सीधे शब्दों में बताया जाए तो रोसटम ने पिछले 15 सालों में ही अपनी एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश कर ली है और कुछ इस तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं। नाउ व्हाई कंट्रीज आर अफ्रेड टू पुट सैंक्शन ऑन रोसटम। देखिए, फाइनेंशियल सैंक्शन, टेक्नोलॉजी परचेज, रशियन गैस एंड ऑयल, एक के बाद एक सैंक्शन लगते रहे रूस पर। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि शायद जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त भी भैया रशिया पर किसी तरह का कोई सैंक्शन लग रहा हो। ऐसे में कोई भी देश रोस्टम पर सैंक्शंस नहीं लगा पा रहा है। तो सवाल आता है कि जब पुतिन पर सीधे सीधे इस रोस्टम को सैंक्शन करके कमजोर किया जा सकता है तो ये कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। तो हम आपको बता देंगे इसके पीछे का असली कारण क्या है। दरअसल रोस्टम सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में ही लीडर नहीं है, बल्कि आज पूरे विश्व की डिमांड जिस यूरेनियम की है, रोस्टम उस यूरेनियम प्रोडक्ट में आज एक बड़ा नाम बन गया है। ग्लोबल मार्केट का 17% न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल मार्केट आज अकेला रोस्टम संभाल रहा है। इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जाता है कि दुनिया भर के 73 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से 13 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का फ्यूल इसी रशियन कंपनी से आता है भैया। और हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि यूक्रेन के अंदर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर स्टेशन को भी इसी रोस्टम की मदद से बनाए हुए न्यूक्लियर प्लांट की एनर्जी पहुंचती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इस रशियन कॉर्पोरेशन पर किसी भी तरह का सैंक्शन एक फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन पैदा करने की ताकत रखता है। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं होगी कि अगर हम आपको बताएं कि 2021 में रोस्टम ने $20 बिलियन का मुनाफा बनाया था। इसी तरह रोस्टम में एक बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली एटोमिनर्जोप्रॉम नामक एक कंपनी का इस दशक में $140 बिलियन की डील है। इतने बड़े अमाउंट से आप पाकिस्तान जैसे देश को 4 बार खरीद और बेच सकते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो नेटो का हिस्सा हैं और यूक्रेन के बहुत करीबी नेशन फ्रेंड्स भी हैं जो रोस्टम के साथ डील में हैं। What will happen if countries put sanctions over रोस्टम? देखिए, अब अगर रोस्टम पर सैंक्शंस लगाते भी हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं कंट्रीज का होगा जो इन सैंक्शंस को रूस पर इम्पोज करेंगी, क्योंकि आज के समय में इतना बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि इस तरह की एनर्जी की सप्लाई चेन को क्रिएट करना मतलब एक पूरे नए ढांचे के लिए मशक्कत करना, और ये मशक्कत सिर्फ फिजिकल लैंड की ही नहीं बल्कि मॉनेटरी रिलेटेड भी होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लार्ज प्रोसेस है जिस पर इस बड़े अमाउंट में खर्च करना पड़ सकता है। तो ये किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं होने वाला कि वो इजीली अपना न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स रातों रात बदल ले। इसके बाद इस रास्ते में आने वाली दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल है, वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट एक लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन संभालते हैं। ऐसे में कोई देश बेवकूफ ही होगा भैया जो अपने देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप जैसी प्रॉब्लम को न्योता देना चाहेगा। और अगर ऐसा कोई करता भी है तो इसका मतलब साफ है कि वो देश कह रहा है कि आ बैल मुझे मार। रोस्टम पर सैंक्शंस लगाने के प्रोसेस कई बार उठाए जा चुके हैं, लेकिन इस बात से सभी देश अग्री करते हैं कि ऐसा करने से रूस को नुकसान हो ना हो, बल्कि सभी बाकी देशों को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि उनके लिए तो आज के समय में ये न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट एक एसेंशियल कमोडिटी बन गया है और इसमें रूस का हाथ बाकी देशों के मुकाबले ऊपर है। लेकिन रोस्टम को बनाने के पीछे की कहानी क्या है वो जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए थोड़ा आपको इतिहास बताते हैं। जब रशिया यूएसएसआर का हिस्सा था, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूएसएसआर। देखिए, रशिया पहले यूएसएसआर था, लेकिन इसके डाउनफॉल के बाद वहां सोशल, इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल क्राइसिस का एक जबरदस्त पीरियड आता है और इससे सोवियत यूनियन का न्यूक्लियर सेक्टर भी खुद को बचा नहीं पाया था। और आप हैरान हो जाएंगे कि उस समय भी सोवियत यूनियन न्यूक्लियर एनर्जी का बाप हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि 1954 में वो देश कोई और नहीं बल्कि यूएसएसआर ही था जिसने ग्रिड में बिजली पैदा करने के लिए दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाकर तैयार किया था और दुनिया को हैरान कर दिया था। ओबनिंस्क पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना और इसने करीब 5 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन भी किया। बस फिर क्या था, जैसे ही यूएसएसआर को ये लीड मिली उसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और इसके बाद रूस ने देश के अंदर एक के बाद एक 60 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाकर खड़े कर डाले। लेकिन फिर यूएसएसआर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इस फील्ड में बहुत बड़ी चोट पहुंचाई।
देखिए, बात 1986 की है, जब चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट ने सोवियत यूनियन की इमेज पर बहुत गलत इफेक्ट डाला। इसके बाद बची कुची कसर सोवियत यूनियन के टूटकर बिखरने के साथ ही खत्म हो गई, क्योंकि जब यूनियन ही नहीं रहा तो भला उसके अंदर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कैसे सरवाइव कर पाती। और देखते ही देखते सोवियत बाकी देशों से पिछड़ता चला गया। इसके बाद सीधा उस पीरियड में आते हैं जब रशिया एक अलग देश बन गया था, लेकिन रूस भी 21वीं सेंचुरी के इनिशियल डिकेड में काफी पॉलिटिकल और सोशल डिस्टर्बेंस का सामना कर रहा था। लेकिन इसी बीच वो नाम निकल के आया जिसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो रूस का फ्यूचर ही बदल कर रख देगा, और ये थे आज के प्रेजेंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये नाम तेजी से लोगों के बीच काफी पॉपुलैरिटी गेन करने लगा, और देखते ही देखते रूस की पावर पुतिन ने पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। और इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। चलिए अब आपको थोड़ा ये भी बताते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट से भला किसी देश को कितनी ताकत मिलती है और क्या फायदे होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है भैया कि इससे किसी भी देश को एनर्जी का एक एडिशनल सोर्स मिल जाता है। इसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंड रहना आज के टाइम में खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पूरी तरह उस पर डिपेंडेंसी नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक उसी तरह बढ़ती हुई पॉपुलेशन के चलते देशों को एडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसके लिए वो न्यूक्लियर प्लांट को एक एडिशनल सोर्स की तरह रखते हैं। लेकिन अब ये एडिशनल रिसोर्स देशों की मेन ताकत बनता जा रहा है, और ये हमने देखा भी है। दूसरा फायदा, ये प्लांट एक साफ सुथरी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, क्योंकि इस एनर्जी को बनाने में पॉल्यूशन नहीं होता, जो एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह प्रॉफिटेबल है, और ये इंसानी इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज के समय में न केवल रूस में बल्कि दुनिया के हर कोने में जहां भी इस तरह के प्लांट्स हैं, वो यंग और कैपेबल लोगों के लिए जॉब का भी एक बड़ा रिसोर्स है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस तरह आज ये न्यूक्लियर प्लांट रशिया की ताकत बनकर खड़ा है, और आज अगर कोई देश रूस की इस कंपनी पर सैंक्शन नहीं लगा पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन तो वो ये है कि बाकी देश भी रूस की इस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट हैं, जिसके चलते उन्हें ये डर है कि कहीं रूस के लिए उठाई गई कुल्हाड़ी उनके खुद के पैरों पर ना आकर गिरे। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे ये प्लान्स किसी देश को नेशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी भी देते हैं। तो ये थी कहानी पुतिन के गोल्डन बेबी की, जिससे सारी दुनिया डरती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे।